Good morning, all of you. Again, in this lecture, ये फिफ्थ नंबर का लेक्चर है हमारा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन को. ओके, इंटीग्रल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 3. अब से पहले हम लोग चैप्टर ले चुके हैं. हमने दो चैप्टर फ्री कर दिए फंक्शन से रिलेटेड, तो हमें इस पर फोकस करना है पूरा. चलिए, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, ठीक है. तो सबसे पहले हम जो नाम है चैप्टर नंबर 3 बोल रहा हूं मैं आपको, तो कंसेप्ट के नाम से पढ़ना है. एमएससी के लेवल से आप देखते हैं तो एमएससी के लेवल से कंसेप्ट पूरा बैठेगा, और आरपीएससी लेक्चर और सीएसआईआर नेट तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा. सीधा सीधा पॉइंट पर आ जाते हैं. होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, इसकी बात करते हैं. ठीक है, देखो, होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, ये क्या है? वीडियो से ही दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर. तो यहाँ होमोजीनियस की बात कर दी है, तो होमोजीनियस कौन से केस में आता है बताइए? कौन से टाइप्स के इक्वेशंस में आता है? सेकंड काइंड. ठीक है, सेकंड काइंड का जो भी होगा उसकी बात करते हैं. देखो, हमारा एक इक्वेशन है होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड का. जी एक्स बराबर लैम्बडा इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी जी टी डी टी. ओके, ये हमारा एक इक्वेशन है जो कि सेकंड काइंड का फ्रेडहोम होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है. ठीक है, क्यों है? क्योंकि एच एक्स का मान 1 है, एफ एक्स का मान 0 है, यहाँ लैम्बडा लिखा हुआ है. यहाँ हमें दिया क्या होता है, ध्यान से सुनिए. यहाँ जो लैम्बडा की वैल्यू होती है वो हमें निकाल के लानी होती है, और लैम्बडा का जो मान आता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमें जी एक्स के मान निकालना होता है. जो लैम्बडा की वैल्यू होती है वो यहाँ पर कहलाती है आइगन वैल्यू. ठीक है, जो लैम्बडा होता है वो कहलाता है यहाँ पर आइगन वैल्यू. और जब लैम्बडा की वैल्यू दिए गए इक्वेशन में रखने के बाद हम उसका सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर जो अननोन फंक्शन है ना जी टी, यानी कि जी एक्स, उसका मान अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो भी मान आता है वो हमारा कहलाता है आइगन फंक्शन. ठीक है, नॉर्मली ये ध्यान रखना है, अगर हमारा लैम्बडा का मान 0 हो जाए, अगर लैम्बडा का मान हमारा क्या हो जाए, 0, आइगन वैल्यू हमारी 0 हो जाए, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारा जो आइगन फंक्शन होगा जी एक्स, वो भी 0 आएगा. ठीक है, क्योंकि लैम्बडा का मान जब 0 कर दिया तो पूरा का पूरा फंक्शन निकल गया, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ जी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, 0. और ये जो सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का, ये कहलाता है ट्राइवल सॉल्यूशन. यानी कि आपको कोई इक्वेशन दे दिया गया है, उसका कोई सॉल्यूशन निकले या ना निकले, पर लेकिन अगर लैम्बडा का मान आप 0 कर देंगे तो वहां पर जी एक्स का मान 0 आप ले आएंगे. ये ट्राइवल सॉल्यूशन कहलाता है. तो कहीं ट्राइवल सॉल्यूशन लिखा आ जाए तो ध्यान रखना है आइगन वैल्यू के अंदर कि जी एक्स का मान हमारा 0 होगा. कब? जब लैम्बडा का मान 0 होगा. ठीक है, और यहां पर लैम्बडा का मान हमारा जो होता है आइगन वैल्यू, वो यहाँ रियल नंबर भी आ सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकती है. ठीक है, जो यहाँ लैम्बडा होगा वो एक रियल वैल्यू भी होगी और एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी होगी. ठीक है, अब यहाँ एक डीजनरेट सेपरेबल कर्नेल की बात कर लेते हैं. यहां तक आपको समझ में आया क्या पूरा? एक बार तो ये बताइए. ठीक है,
डीजनरेट और सेपरेबल कर्नेल की बात हो रही है। कर्नेल यहाँ के एक्स टी जो होता है वो हमारा कर्नेल कहलाता है, कर्नल कहलाता है, आपने जैसा पढ़ा हो, ठीक है। और यहाँ जो के एक्स टी है वो डीजनरेट कर्नेल कहलाता है। कैसे कहलाता है? यदि के एक्स टी को हम अ, ऐसे लिख दिया जाए, समेशन टी बराबर 1 से एन ए आई एक्स और बी आई टी, यानी कहने का मतलब है कि जो कर्नेल का जो मान आया है हमें, उसे एक्स और टी के गुणनफल के फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं तो वो कहलाता है हमारा डीजनरेट कर्नेल, ठीक है। क्लियर ये चीजें? वैसे सब चीज नोट्स में मैं डाल दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएंगी। पूरा बस एक बार पढ़ना है और जो चीजें काम की हैं सिर्फ वही चीज आपको अडॉप्ट करनी है और नोट्स बनाने हैं उनके। अब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ, सीधा एग्जाम्पल पर जाकर के कुछ सवाल सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए उनसे और आप उनको सॉल्व कर लें। क्योंकि एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि आरपीएस, अगर सीएसआईआर के एग्जाम में नहीं आया तो आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जरूर आएगा, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने का मान, ठीक है। आइगन फंक्शन की बात कर ले तो यहाँ यही है, देखते जाइए। स्टार्टिंग करते हैं। पहला सवाल लिखा है, फाइंड द आइगन वैल्यू। मैं एमएससी के लेवल से बता रहा हूं पहला सवाल, उसके बाद हम लोग सीधा करेंगे सवालों को। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन एंड सॉल्व इट। इसे सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो लिखा है, आपको बस ध्यान रखना है कि अगर सेकंड काइंड का हमें होमोजीनियस दे दिया तो सीधी सी बात करेगा वो, वहां पर हमें ये निकालने की कि इसका आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालिए। जगदीश जी कहाँ चले गए हैं? चलो ठीक है, सॉल्यूशन देखिए एमएससी लेवल से कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन मे बी रिटन एज, ठीक है। कैसे लिखेंगे? जी एक्स इक्वल टू लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 to 1 ई की पावर एक्स ई की पावर टी जी टी डी टी। अब यहाँ डी टी लिखा है तो डी टी के रेस्पेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन होने वाला है, ओके। तो जो भी होता है उसको बाहर निकाल दीजिए, एक्स्ट्रा टर्म को ई की पावर एक्स बाहर निकाल दिया, 0 से 1 ई की पावर टी जी टी डी टी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1, ये जी एक्स के बराबर हो गया। यहाँ जो पूरा का पूरा अंदर वाली टर्म टी की फॉर्म में है, इसको मान लीजिए सी। तो देखो कैसे लिखेंगे, जी एक्स बराबर लैम्बडा ई की पावर एक्स डॉट सी, ठीक है, वेयर सी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ई की पावर टी जी टी डी टी। क्लियर? नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लें आप इसको। ओके चलिए। यहाँ 3 नंबर की समीकरण पीछे हो गई है। अब दो, नाउ फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 क्या लिख सकते हैं हम? देखो देखो सी बराबर मेरा क्या था वहां पर, इंटीग्रेशन 0 से 1 ई की पावर टी और जी टी डी टी, पता है आपको। और आपने अभी जस्ट ऊपर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जी एक्स बराबर में आपका लैम्बडा ई की पावर एक्स डॉट सी,
ठीक है। तो जब ये वाली वैल्यूज आपको दी गई हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक्स की जगह टी रिप्लेस कर दूं तो मेरा जीटी का मान निकल जाएगा, जीटी बराबर लैम्बडा ई की पावर टी डॉट सी। अब ये जो वैल्यू निकल गई है, इस वाली वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूं इसकी जगह, जीटी की जगह। तो सी बराबर में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 ई की पावर टी डॉट लैम्बडा ई की पावर टी डॉट सी, और यहां डी टी। और कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ लैम्बडा को बाहर निकाल देंगे, सी को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से 1 ई की पावर यहाँ 2t आ जाएगा। ठीक है, डॉट डी टी। सॉल्व करेंगे, लैम्बडा सी इंटीग्रेशन कर दिया तो ई की पावर 2t/2, लिमिट 0 से 1, तो ये आ जाएगा लैम्बडा सी ई की पावर 2/2 माइनस, यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 1। ठीक है, तो सी बराबर लैम्बडा सी बटे 2, यहाँ से, एक मिनट, ये बटे में 2 यहाँ भी आएगा, क्योंकि इसके टी की जगह ये रख रहे हैं 0, तो ये तो 1 हो गया। यहाँ ई स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे और सी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच गया, 1 माइनस का लैम्बडा/2 ई स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम आपको दिख रहा है दोनों वैल्यू हैं, ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है, दोनों का मान प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो यानी क्या होगा, यानी कि सी बराबर 0 हो। ठीक है, और आपको पता है कि जब सी का मान 0 हो ही गया तो कहानी खत्म हो गई हमारी, क्योंकि जब सी का मान 0 हो गया तो पूरा का पूरा ये भी 0 हो गया, तभी। ठीक है, सी का मान 0 हो या लेमड़ा बराबर 0, तब क्या आएगा, देन जी एक्स बराबर 0। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे सी का मान 0 कर दे, चाहे लेमड़ा का मान 0 कर दे, तो पूरा का पूरा मान ही 0 हो जाएगा। फिर सेकंड वाली टर्म को देख लीजिए, तो ये नहीं है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ तो वी देयर फोर, क्योंकि ये तो ट्राइवल सॉल्यूशन हो गया और ये तो हमें काम में नहीं लेना, देयर फोर एज्यूम, और ये जब काम में लेना जब कोई ऑप्शन नहीं मिले, एज्यूम दैट नाइदर 0, नाइदर सी बराबर 0 नॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 0, यानी कि दोनों में से, यानी कि सी का मान भी 0 नहीं है, लैम्बडा का मान भी 0 नहीं है, ये मान लीजिए। ठीक है, देन वी हैव, हम क्या पाते हैं, यहां से ये वाली पूरी टर्म होगी 0 के बराबर, 1 माइनस लैम्बडा अपॉन 2 ई स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0, और ये लैम्बडा अपॉन 2 ई स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 1। ओके, और यहाँ से लैम्बडा का मान निकाल लीजिए, तो लैम्बडा बराबर में क्या लिख देंगे, 2/e²-1। इसको अगला समीकरण दे दीजिए, ये एक आइगन वैल्यू आ गई, तो विच इज एन आइगन वैल्यू ऑफ 1। ओके, दीजिएगा, बताइए वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है जगदीश जी। चलो, यहां से अब जो लैम्बडा का मान निकल गया मेरा, तो वो तो क्या निकल गई आपकी आइगन वैल्यू। ठीक है, अब आइगन फंक्शन निकालना है, आइगन फंक्शन के लिए क्या करेंगे, जो लैम्बडा का मान निकल के आया ना हमारा, उसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, जो हमने रखा था सी का मान, ये वाली वैल्यू, जहां देखेंगे ये वाली, इसके अंदर लैम्बडा का मान रख दो, निकल जाएगा जनरली। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, यहाँ जी एक्स बराबर 2c अपॉन
ई स्क्वायर माइनस वन डॉट ई की पावर एक्स। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो देखो जो आइगन, यहाँ पे पूरी पूरी ये वाली वैल्यू बन गई है। तो डज फॉर द आइगन वैल्यू 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस वन these their corresponding the eigenvalue, sorry, eigen function e की पावर x, ओनली e की पावर x जो है ना यहाँ पर, ये हमारा आइगन फंक्शन मिल गया ये पूरा। हाँ बाकी कांस्टेंट है तो ये तो किसका मान हो गया, आइगन वैल्यू का। तो ये आइगन फंक्शन हो गया हमारा। ठीक है। अभी अगला सवाल देखेंगे। सम हाँ बोलिए। इसकी सी की, हाँ सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर एक कांस्टेंट ही निकल के आएगा वहां से। अभी अगला सवाल करते हैं, उसमें से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। देखिए अगला लिखा सवाल है, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालना है। फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। तो देखो यहाँ पे सवाल लिखा है जी एक्स बराबर, क्वेश्चन को लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 2t प्लस कॉस 3x कॉस क्यूब टी जी टी डी टी। ये लास्ट सवाल होगा इस चैप्टर का, इसके बाद ये कहानी खत्म इसकी, क्योंकि सारे सवाल इसी बेस पे हैं, जैसे भी हम करेंगे ना उसे समझ में आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, सवाल लिखा है सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले वही जी एक्स बराबर कर देंगे, जी एक्स बराबर लेमड़ा। ये जो वैल्यू है इसको सबके साथ लगा दो। इसमें दो अलग अलग टर्म दिए, अगर सिंगल होता तो हम तुरंत कर देते रहे, यहाँ पे अलग अलग टर्म दिए हैं। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ जो लिखा है ना मैं, ठीक है भाई, तो ये वाली टर्म तो बाहर निकल जाएगी कांस्टेंट की बेस पर, यहाँ पर ये वेरिएबल रह जाएगा। ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे, अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स 0 टू पाई कॉस 2t जी टी डी टी प्लस लैम्बडा कॉस 3x इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस क्यूब टी जी टी डी टी। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अभी ये मैंने बताया इसको, अब ये अलग अलग हैं तो दोनों सेम होते तो हम मान लेते कुछ, पर लेकिन सेम है नहीं, तो इसको C1 मान लेंगे, इसको C2 मान लेंगे। जी एक्स इक्वल टू लैम्बडा कॉस स्क्वायर पाई डॉट C1 प्लस लैम्बडा कॉस 3x डॉट C2। इक्वेशन नंबर 2। कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ ये एक्स बिल्कुल सही। आगे यहाँ देखेंगे, C1 का जो मान है वो है इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस 2t जी टी और डी टी। C2 का जो मान है इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस क्यूब टी जी टी डी टी। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 और 3 में, सॉरी 2 और 3 से एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक बार 2 और 4 से कर लेते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2
इन इक्वेशन 3 वी गेट, यानी कि हमने 2 का मान 3 में उठा के रख दिया। देखिए, तो करना है तो जी टी का मान चाहिए, तो मैं एक्स की जगह टी रिप्लेस कर दूं भाई। तो टी करेंगे तो जहां भी एक्स होगा वहां पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। चलो पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा हमारा, C1 बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस 2t, ब्रैकेट के अंदर लैम्बडा C1 कॉस स्क्वायर टी प्लस लैम्बडा C2 कॉस 3t, और यहाँ dt। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए। C1, इसको गुणा कर दें अब एक बार इसके साथ, पूरे के साथ, 0 टू पाई कॉस 2t, यहाँ लैम्बडा, यहाँ C1 कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ dt। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई लैम्बडा C2, और यहाँ कॉस 2t और कॉस 3t, और यहाँ dt। ओके, इस वाली टर्म को इधर ले जाइए, ताकि सबको इधर ले आइए। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा C1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई लैम्बडा C1 कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी dt, प्लस लैम्बडा C2 इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस 2t कॉस 3t, यहाँ dt बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ इन दोनों में C1 कॉमन ले लेंगे तो C1 अंदर बच जाएगा 1 माइनस लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी dt। ठीक है, ये अंदर बच गया, प्लस लैम्बडा C2 इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस 2t कॉस 3t dt बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप लोग, जो वैल्यू है इसका कि इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है। देखो, ये वाली टर्म है मेरी, तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है यहाँ जो लिखा है, तो इस पूरे का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास टोटल निकल के आता है π/4। ये करके देखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ करेंगे थोड़ा देर लगेगा, तो C1 यहाँ 1 माइनस लैम्बडा, इसका मान होता है π/4, प्लस ये लैम्बडा, यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है C2 वाली, ठीक है, C2 तो यहाँ C2 रहेगा, यहाँ जो पूरी टर्म है ना, इस पूरे का इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है 0। क्योंकि देख सकते हो, जब मैं पाई का मान यहाँ रखता हूँ तो 2 पाई बन जाता है या 3 पाई बन जाता है। 3 पाई का मान कितना होता है, 0। कॉस नहीं नहीं नहीं, मतलब ये वाली जो टर्म है ना, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे टोटल, तो टोटली हमारा वैल्यू बनेगा 0। इंटीग्रेशन करके देखना है इसको। ठीक है, ये 0 और ये बराबर में 0, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 5। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, बस ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का काम तो हम लोग कर ही लेंगे, आता है हमें सबको। ठीक है, चलिए कंटिन्यू आगे। अब यूजिंग 2 इन द 4, यानी 2 को 4 में यूज में ले लिया वापस, पहले 2 को 3 में लिया था, अब 2 को 4 में यूज ले रहे हैं, तो क्या आएगा देखो, C2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस क्यूब टी, यहाँ लैम्बडा C1 कॉस स्क्वायर टी प्लस लैम्बडा C2 कॉस 3t, यहाँ dt। अब इस वाली टर्म को ले जाइए इधर और सॉल्व कर लीजिए। सीधा क्या लिखेंगे, तो देखो C2, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म इधर आएगी, तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा C1 इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस की पावर 5 टी dt। क्यों बनी, देखो गुणा करेंगे तो 3 और 2 5, प्लस
अब ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, दोनों में से कॉमन C2 आ जाएगा जब इधर आएगी, तो ये वैल्यू C2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस क्यूब टी, और ये तो देखो ये गुणा हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, तो कॉस क्यूब टी डॉट कॉस 3t dt माइनस का 1 बराबर 0। एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग, कुछ गड़बड़ी ना रह जाए। यहाँ ये C2 है, शायद माइनस की गड़बड़ी रह जाएगी, माइनस बाहर निकालना पड़ेगा हमें। माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली टर्म जब उठ के इधर जाएगी ना, तो इस वाली वैल्यू में माइनस का साइन आएगा जब C2 को कॉमन लेंगे। क्या, दोबारा बोलिए। अब माइनस लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए इसमें? हाँ, ऐसे कर लीजिए, सीटी को राइट RHS में ले गए और फिर सॉल्व कर लिया। चलिए चलिए ठीक है, बात वही बनती, बस थोड़ा सा चेंज आता। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखो cos की पावर 5t, इसका सब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका मान आता है 0, तो ये 0.C1 इसका इंटीग्रेशन कर लेना, प्लस C2, इसका जब मान निकालेंगे तो इसका मान निकलेगा लैम्बडा, इसका पूरे का मान निकलेगा पाई बाई 8, इसका ओनली, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है? तो यहाँ निकलेगा लैम्बडा पाई बाई 8 माइनस 1 बराबर 0। जगदीश, हितेश, ओके, इसको और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.C1, अब इसको इधर इसे माइनस का बाहर निकाल लो, तो उसको प्लस C2 1 माइनस लैम्बडा पाई बाई 8 बराबर 0, यानी कि मैंने माइनस का बाहर निकाल लिया, दूसरी साइड ट्रांसफर कर दो, क्योंकि ये 0C1 है, यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ तो माइनस कॉमन लेकर के अगर आप इधर भेज दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 हो रहा है वो टोटल टोटल टर्म। ये समीकरण नंबर 6 आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, एक तो 5 नंबर वाली कंडीशन देखो ये रही, और एक 6 नंबर वाली कंडीशन ये रही। अब ये दोनों जो कंडीशंस हैं, इनमें हम लोग विलोपन विधि लगा के सॉल्व कर लें, या फिर एक मैट्रिक्स के द्वारा सॉल्व करने का मेथड याद होगा आपको। मैं बता देता हूँ, दो इक्वेशन दे दी जाए, जहां वेरिएबल हो तो उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रख करके सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो तो इक्वेशन हमारे पास कौन कौन सी हैं, पहले तो ये देखो, यहाँ जैसे दो इक्वेशन दी गई है हमें, C1, देखो एक तो इक्वेशन आ गई थी हमारी, C1 1 माइनस लैम्बडा पाई बाई 4 प्लस 0.C2 बराबर 0, एक तो टर्म आ गई थी, दूसरी थी 0.C1 प्लस C2 1 माइनस का लैम्बडा पाई बाई 8 बराबर 0। अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए देखो C1 C1 C2 C2, तो इसको कैसे करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, अंदर जो वैल्यूज हैं जितने भी हैं उनको कांस्टेंट को लिख दीजिए, 1 माइनस लैम्बडा पाई बाई 4, यहाँ 0 यहाँ 0, 1 माइनस का लैम्बडा पाई बाई 8 बराबर 0, ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो लैम्बडा का मान निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्बडा पाई बाई 4, गुणा करेंगे तो इधर गुणा करके ऐसे निकलते हैं, 1 माइनस लैम्बडा पाई बाई 8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से अब ये दोनों का मान बराबर 0 आ रहा है, तो कब होगा 0, या तो ये बराबर 0 हो या ये बराबर 0 हो, ठीक है। तो मान रखो, देखो 1 माइनस का लैम्बडा पाई बाई 4
बराबर 0, या 1 माइनस का लैम्बडा पाई बाई 8 बराबर 0। वैसे लैम्बडा का मान निकाल लो, तो लैम्बडा का मान जब निकालेंगे तो लैम्बडा पाई बाई 4 बराबर 1, और लैम्बडा बराबर में क्या आ जाएगा, 4/पाई। ठीक है, यहाँ करेंगे तो यहाँ पे लैम्बडा पाई बाई 8 बराबर 1, और लैम्बडा बराबर में 8/पाई। तो इसको नाम नया दे दो लैम्बडा 1, इसको नाम दे दो लैम्बडा 2। तो आपके पास दो आइगन वैल्यूज निकल चुकी हैं, 4/पाई, 8/पाई। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपको कहीं प्रॉब्लम्स है तो शेयर कर लीजिए, कहीं कोई डाउट्स हैं तो किसी बारे में। ये इक्वेशंस में जीरो था, हाँ, इसी वजह से। ठीक है, और नॉर्मली सभी जो सवाल होंगे उनमें सब में ये जीरो के बराबर ही आएगा। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ऐसे निकालते हैं आइगन वैल्यूज, और एक सवाल जरूर आएगा नेट के एग्जाम में, तो ये तो है नेट के एग्जाम में आइगन वैल्यूज का, आइगन फंक्शन का जरूर आएगा। अब आइगन फंक्शन निकालना है इनके करॉस्पॉन्डिंग, तो अब 4/पाई और 8/पाई इनको करना है, तो क्या करेंगे, देखो लैम्बडा बराबर, लैम्बडा 1 बराबर 4/पाई के करॉस्पॉन्डिंग निकालना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है ना, इस वाले मान को उठा करके रख दो, ये दो दो इक्वेशन ऊपर आए थे ना उनके अंदर। ठीक है, तो अब रख देते हैं लैम्बडा 1 बराबर पाई बाई 4 इन पुटिंग इन 5 और 6, जो ऊपर जो समीकरण थे ना उसके अंदर रखते हैं, तो क्या था देखो, एक तो था वैल्यू C1, 1 माइनस का लैम्बडा, लैम्बडा की जगह रखना 4/पाई, और पाई/4 पहले ही था, 0.C2 बराबर 0, यानी क्या आ गया C1। ठीक है, C1 डॉट, और ये वाली पूरा मान 1 माइनस का 1, ये भी 0 हो गया, 0.C2 बराबर 0, एक तो ये आ गया, तो यानी कि पूरा C1, 0.C1, 0.C2 बराबर 0, एक तो ये समीकरण बन गई। ठीक है, अगला देखो, यहाँ अगला वाला मान, तो दूसरी वाली समीकरण में रख देते हैं उठा करके। ठीक है, इसकी जगह तो क्या आएगा, 0.C1 प्लस C2, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की जगह पाई/4, सॉरी 4/पाई डॉट, और यहाँ पाई/8। क्लियर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर 0, तो यानी 0.C1 प्लस ½ C2, सॉरी माइनस ½ C2 प्लस ½ C2। ठीक है, बराबर 0। अब दो इक्वेशंस हो गई, एक तो ये 0.C1 और 0.C2 बराबर 0। अब इनमें से जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये सॉल्व करेंगे तो C2 का मान 0, दोनों में से किसी एक को 0 मान लो, C2 बराबर 0। देखो, ये वाला मान बराबर है। ठीक है, तो ये तो 0 0 हो ही रहा है, यहाँ ½ C2 है, यहाँ 0 C2 है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब यहाँ C2 का मान 0 होगा, क्योंकि ये 1/2 का मान 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो C2 का मान निकल गया, और C1 है जो आर्बिटरी एलिमेंट है, C1 के बारे में हम कह नहीं सकते कि C1 0 है या नहीं है। ठीक है, तो C1 इज आर्बिट्रेरी। तो अब C1 ये सारा मान हो गया। अब ये जो मान आए हैं उनको उठा करके रख दीजिए, जिनका भी मान हमें पता है। देखो C2 का मान पता चल गया, C2 का मान पता चल गया, तो GX बराबर इक्वेशन थी ना हमारी, एक ऊपर ही ऊपर, λ C1 cos स्क्वायर कुछ ऐसे करके, उसमें रख दीजिए। मैं बताता हूँ आपको, ये वाली कंडीशन, इसमें देखो C2 का मान रख देंगे 0, और ये वाली वैल्यू बच जाएगी फिर हमारे पास, लैम्बडा का मान रख करके। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, GX बराबर λ C1 cos स्क्वायर x, ठीक है, बराबर
लैम्बडा का मान रख दीजिए, लैम्बडा का मान कितना है 4/पाई C1 cos स्क्वायर एक्स। ओके, डन। अब यहां से भी C1 का मान भी निकालना, देखो यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ जो 4/पाई C1 है ये कांस्टेंट है पूरा, कांस्टेंट है तो इसको एक मान लीजिए, जो कांस्टेंट है उसको एक मान लीजिए पूरे को। हाँ, तो gx बराबर में आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ये हमारा आइगन फंक्शन हो गया करस्पॉन्डिंग टू पाई, ये 4/पाई। ठीक है, कहीं डाउट किसी को इसमें? जगदीश, क्लास छोड़ के चले गए? ये जो कांस्टेंट आता है ना एक्स्ट्रा, इसको आपको 1 मान के चलना है, ध्यान रखना बस। ठीक है, चलो अगला, अब हम लैम्बडा बराबर 8/पाई के लिए बात करते हैं। लैम्बडा बराबर λ2 बराबर में 8/पाई, इसको रख देंगे वही दो इक्वेशंस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन माइनस का C1 प्लस का 0.C2 बराबर 0, ये आएगा। कैसे आएगा देखो, इसमें हमने रखा 8/पाई, 8/पाई रखेंगे तो भाई क्या आ जाएगा 1/2। 8/पाई माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 एक गया तो ये माइनस का C1 बच जाएगा, यहाँ 0 है ही, फिर यहाँ रखेंगे तो ये वाली टर्म खुद 0 हो गई है। ठीक है, वैसे करके हमारा ये मान निकल के आया था। इसके बाद इसमें अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.C1 प्लस 0.C2 बराबर 0। ठीक है, अब इस वाले मान से हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो C1 के बारे में हम कह सकते हैं कि C1 का मान 0 होगा यहाँ पर लेकिन C2 के बारे में कह नहीं सकते, तो C2 आर्बिट्रेरी हो गया। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू। अब इनका मान उठा करके वापस रख दीजिए, वही जो समीकरण नंबर 2 बनी, कौन सी बनी थी हमारी, gx बराबर में करके वो था ना, तो सेकंड gx बराबर g2x बराबर में बन जाएगा लैम्बडा, C1 वाली टर्म तो गई 0, C2 वाली बचेगी लैम्बडा C2 cos 3x। और यहाँ जब लैम्बडा का मान रख देंगे तो हमारे पास आएगा 8/पाई C2 cos 3x, और यहाँ इसको मान लीजिए 1, तो वैल्यू आ जाएगी आपके cos 3x। तो समझ में आ गया कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं और आइगन फंक्शन कैसे निकालते हैं। इसी के बेस सारे सवाल हैं, कीजिएगा। पीडीएफ अभी आपको मैं बना के डाल रहा हूँ वीडियो लेक्चर के लास्ट में। अभी बस खत्म करते हैं क्लास को। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, ये पूरा मतलब इस वाले फंक्शन में जो एक्स्ट्रा ये आ गया ना, हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको पर्टिकुलर हमने एक नाम दे दिया पूरा का पूरा, ये पूरा मान हमारा 1 हो गया। हाँ, हर बार यही करना है। हाँ, हमको फंक्शन से मतलब है ओनली। ठीक है, आगे अभी सवाल और भी हैं, आप लोग कीजिएगा। मैं अभी सेंड कर रहा हूँ आपको पीडीएफ बना करके, समझ में आएगा। हाँ, 3 हो सकते हैं आराम से। दो, दो नहीं बनेंगी, 3 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि मान जो आएगा ना हमारा, उसको उठा करके C1 वाली जो वैल्यू है उसमें पहली में रखेंगे, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। जैसे ये C1 C2 C3 आया था ना, तो जैसे अभी ये वाला मान इसमें रखा था, ये वाला इसमें रखा था, तो उस तरह से ये वाला मान अगली में और रखा जाएगा। ठीक है, तो और ये ध्यान रखना है, जितने हमारे पास इंटीग्रल होते हैं अननोन फंक्शन में, उतनी ही हमारे पास आइगन वैल्यूज निकल के आती हैं। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं दोबारा।